अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत आफियत होंगे। और आज मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और उन लोगों का भी जिन लोगों ने सुना है। तो आज सुना है तो इंशाल्लाह अगली बार सब्सक्राइब भी कर देंगे और हिम्मत बढ़ाएंगे। और जिन लोगों ने किया है उनका मेरी हिम्मत बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ऐसे ही मेरे साथ रहिए, हिम्मत बढ़ाइए। मेरे ही नहीं और भी जो चैनल्स आप देखते हैं उनका भी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग उसे उनके लिए चैनल पर भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है अनोखी सज़ा। मैं एक लेडी डॉक्टर हूँ, एक मैटरनिटी होम में नौकरी करती हूँ। हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि ख़वातीन की मुनासिब देखभाल करें और डिलीवरी होने पर माँ और बच्चा दोनों खैरियत से अपने घर चले जाएं। इंतहाई देखभाल के बावजूद कभी कभार कोई केस बिगड़ भी जाता है जिसे हमें बड़े अस्पताल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। केस बिगड़ने में ज़्यादातर ख़वातीन का ही कसूर होता है कि वो डॉक्टर की हिदायत पर अमल नहीं करती, दवाइयाँ पाबंदी से नहीं लेती, ग़िज़ा पर कुछ ख़ास तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से केस को बिगड़ना ही होता है। हम ख़वातीन को डराते भी हैं ताकि वो अपने ऊपर ध्यान दें। अच्छी ग़िज़ा से खून की कमी नहीं होती। उस रोज़ अस्पताल में कोई केस नहीं आया था। मैं अपनी ड्यूटी पर थी। फारिग बैठने की वजह से वक्त था कि गुज़रने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए वक्त गुजारी के लिए मैं अपने पसंदीदा डाइजेस्ट पढ़ रही थी। गर्मी के दिन थे। मैं खिड़की के पास बैठी हुई थी और मुझे ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके लग रहे थे। हैदराबाद की यही ख़ास बात है कि यहाँ दिन कितना ही गर्म क्यों ना हो, रात ठंडी होती है। इसलिए इस शहर में गर्मियों में छत पर सोने का आम रिवाज है। मैं दूसरी मंजिल पर थी, लेकिन खिड़की से सड़क का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। सड़क पर सन्नाटे का राज था। घंटा आध घंटा गुजरने पर कोई गाड़ी या रिक्शा वगैरह नज़र आ जाता था और मैं खुद को बेदार रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अचानक एक रिक्शा अस्पताल के गेट पर आकर रुका। एक पुलिस वाला किसी औरत को सहारा देता हुआ गेट से अंदर दाखिल हुआ। औरत को देखते ही मैं समझ गई डिलीवरी केस है। कुछ देर में अस्पताल में उसकी एंट्री की खाना पूरी करा के वो कांस्टेबल औरत को ऊपर ले आया। औरत बड़ी तकलीफ़ में दिखाई देती थी। मैंने डाइजेस्ट को टेबल पर रखा और अपनी साथी नर्स को इशारा किया वो उस औरत को कमरे में ले जाए। एक सादा पर्चे पर कुछ दवाइयाँ और ज़रूरी सामान लिखकर कांस्टेबल के हवाले किया, जिसका नाम मेराज था। ये चीज़ें फौरी ले आएँ। जी बेहतर, कांस्टेबल मेराज पर्चा लेते हुए बोला। अस्पताल के गेट के पास ही मेडिकल स्टोर था। वो सामान जल्दी से ले आया। उस औरत का नाम रुबीना था। वो पसीने में नहाई हुई और सख्त तकलीफ़ में दिखाई दे रही थी। मैंने अपने फ़राइज़ अंजाम देना शुरू कर दिए। फिर 1 घंटे बाद मेरे हाथों में एक अजीब व गरीब बच्चा था। ऐसा बच्चा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। उसकी 2 आँखों के बजाय एक आँख माथे पर थी। बीच सर में एक छोटा सा सींग उभरा हुआ था। वो मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराया था जैसे कोई समझदार बच्चा हो। हैरत अंगेज़ तौर पर वो ज़रा भी नहीं रोया था। मुझे हैरान और परेशान देखकर उसने एक ज़ोर का कहकहा लगाया। मैं समझी कि कोई नर्स हंसी। मैंने अपनी साथी दोनों नर्सों की तरफ देखा। वो भी हैरानी से उसी बच्चे को देख रही थी। इनका कहकहा लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर भी मैंने उनसे पूछा, ये कहकहा किसने लगाया था? इस बच्चे ने ही लगाया है, नर्स शैला ने घबरा कर कहा। ये कैसा बच्चा है? नर्स शफ्ता ने कहा। मैं खुद हैरान हूँ, ऐसा बच्चा मैंने पूरे कैरियर में नहीं देखा। मैंने खौफ से लरसते हुए कहा, अक्सर हमारे पास ऐसे केसेस होते रहते हैं जिनमें किसी बच्चे की टांगें जुड़ी होती हैं, किसी बच्चे के हाथ जुड़े होते हैं, किसी बच्चे के धड़ जुड़े होते हैं। इस तरह के बच्चे कुछ वक्त जी कर इंतकाल कर जाते हैं, मगर इस तरह का बच्चा मैंने पहली बार देखा था, इसलिए खौफ आना फितरी था। मेरे साथ जो नर्सें थी वो भी बुरी तरह खौफजदा थी। अब क्या करें? नर्स शगुफ्ता ने कहा। मैं इसके बाप से बात करती हूँ। बच्चे को लेकर मैं कमरे से बाहर आई। मुझे घबराया हुआ देखकर उसका घबराना फितरी था।
वो लपक कर मेरे पास आया। जी डॉक्टर साहिबा खैरियत है ना? उसने पूछा। बच्चे की माँ खैरियत से है, लेकिन मैं कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या? क्या हुआ? बच्चा खैरियत से है ना? महराज ने पूछा। मैं सोच में पड़ गई कि इसे कैसे बताऊं कि इसके यहाँ कैसे अजीब व गरीब बच्चे की विलादत हुई है। मेरी मुसलसल खामोशी पर महराज के चेहरे पर परेशानी से गहरी लकीरें बनती जा रही थी। मैं वापस रूम में गई और एक नर्स को इशारे से बच्चा बाहर लाने को कहा। नर्स के बच्चे को लाने पर महराज लपक कर उस बच्चे की तरफ आया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बच्चे पर पड़ी वो घबराकर पीछे हो गया। इसका दिमाग माउफ हो गया। वो कभी मुझे और कभी बच्चे को देख रहा था। कुछ देर तक इसी तरह उसकी हालत रही। फिर उसने अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। इस तरह रोने पर मुझे हैरत का झटका लगा और मैं हिम्मत करके उसके करीब गई और उसको दिलासा देने की गर्ज से बोली, हिम्मत से काम लो महराज, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर? सारा कसूर मेरा ही है डॉक्टर साहब। वो जैसे फट पड़ा। तुम्हारा कसूर? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ डॉक्टर साहबा, ये कुदरत ने मुझे सज़ा दी है। किस बात की सज़ा? मैंने पूछा। मेरे बुरे अमाल की सज़ा है। पुलिस के महकमे में आने के बाद मैं खुद को नाखुदा समझ बैठा था। मुल्जिमान से दोस्ताना रवैया, कमज़ोर और बेगुनाह लोगों पर तशद्दुद करके रकूम बटोरना मेरा मशगला बन गया था। मेरे अफसर भी मुझसे इसीलिए खुश थे कि मैं इनको कमा कर दे रहा हूँ, और कमा कर देने वाले अहलकार अफसरान की निगाहों में तारीफ़ तहसीन पाते हैं। यही मेरे साथ भी था। अफसरान का मंजूर नज़र बनकर मैं कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता था जिसमें माल हासिल हो। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मेरी पुलिस में नौकरी लगी थी, मेरी ड्यूटी एक चौक पर रात में लगी थी। रात का 1 बज रहा था। सड़क सुनसान पड़ी थी। इस ऐसे में एक नौजवान का वहाँ से गुजर हुआ। मैंने उसे अपने पास बुलाया। वो मेरे पास आया और हैरत से मुझे देखने लगा। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? जज जी, मैं कराची से आ रहा हूँ, इसने बताया। अच्छा, कराची से आ रहे हो? बस का टिकट है तुम्हारे पास? मैंने ज़रा रौब से पूछा। टिकट? बस वाले टिकट कहाँ देते हैं, वैसे ही पैसे रख लेते हैं, उसने बताया। मुझे तू बहुत होशियार लगता है। जल्दी से बता, चोरी करने का इरादा करके घर से निकला है ना? मैंने उसे घूरते हुए कहा। मैं चोर नहीं हूँ, वो बौखला गया। तू चोर नहीं है तो फिर इतना घबरा क्यों रहा है? बोल, क्यों घबरा रहा है? मैंने जोर से चीख कर कहा। मेरे चीखने पर वो सहम गया। मैंने उसके सहम जाने का फ़ायदा उठाकर उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसकी जेबों से कुछ खास रकम बरामद ना हुई, सिर्फ 50 रुपए निकले। बकौल तेरे कराची से आ रहा है और तेरी जेब से ये रकम बरामद हुई? सही बता दे, तू चोरी करने निकला है ना? मैं सच बता रहा हूँ। कराची में एक मैयत में शिरकत करने गया था, और जो रकम ले गया था वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जो बच जाए। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग घूमे, मेरी नज़रों से दूर हो जा, वरना मैं तुझे लॉकअप में ले जाकर बंद कर दूंगा। मैं गुस्से से बोला। वो मेरे पैसे, उसने 50 रुपए की तरफ देखते हुए कहा। अभी जा रहा है यहाँ से, या चोरी के मुकदमे में लॉकअप में बंद कर दूं मैं तुझे? मैंने उसको घूरते हुए कहा। मेरे गुस्से से घूरने पर वो घबराकर भाग खड़ा हुआ। उसके इस तरह भागने पर मेरी हंसी छूट गई, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से रोका। वो मुझे हंसता देखकर पलट सकता था और मेरी पहली पैदा को मांग सकता था। मेरे सीनियर साथियों ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था कि जब भी पैदा करना हो, उसे अपने लहजे को सख्त बना लो। जितना गुस्सा करोगे, पैदा उतनी ही ज़्यादा होगी। पैदा मतलब रिश्वत। और अगर चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो फिर समझ लो कि तुमने सामने वाले पर जितना रौब डाला है वो सब खत्म, और तुमसे फ्री होने की कोशिश करेगा। लिहाजा अगर पैदा करना चाहते हो तो फिर किसी को फ्री होने का मौका मत दो, फिर देखो कितनी पैदावार होती है। मैंने अपना लहजा सख्त करके 50 रुपए की पैदा कर ली थी। पहली पैदा होने पर बहुत खुश था। अब मेरा ये मामूल बन गया था।
मेरी जहाँ भी ड्यूटी लगती लोगों को बहाने बहाने से तंग करके उनकी जेबों से रकूम निकलवाने लगा। मैं खुद भी थाने में देख रहा था कि दूसरे अहलकार किस तरह लोगों पर जुल्म करके रकम निकलवाते हैं। तरह तरह से इन पर तफ्तीश के नाम पर तशद्दुद किया जाता है। उनके अजीज रिश्तेदार इन्हें तशद्दुद से बचाने के लिए न जाने कहां कहां से रकम इकट्ठी करके पुलिस अहलकारों को रिश्वत के तौर पर देते हैं, जिनकी थाने के बाहर ड्यूटियां लगी होती हैं। वो मुख्तलिफ कारोबारी लोगों और राहगीरों को तंग करके उनसे रकूम निकलवाते हैं। ये सब बातें मुझे पता चलने पर मेरा दिल भी बहुत सख्त हो गया था। मैं किसी पर रहम नहीं खाता था, सिर्फ पैदा पर मेरा सारा जोर होता था। इस पैदा में कुछ हिस्सा मेरे सीनियर का भी होता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं सब समझ गया। सबको रकम देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने अफसर को खुश रखो, बाकी साथियों को चाय पर टरखा दो। यही उनकी औकात है। गलत काम पर जब पकड़ ना हो तो इंसान का हौसला बढ़ जाता है। यही मेरे साथ भी हो रहा था। मेरे अफसर मुझे ऐसी जगह पर ड्यूटी देने लगे जहां पैदा ज़्यादा होती थी। नाजायज़ कमाई जब आती है तो वो अपनी वापसी का रास्ता भी निकाल लेती है। जुआ, शराब, बाजारी, औरतों से ताल्लुकात रखना जैसे बुराइयां मुझ में आती चली गईं। दोस्तों के साथ खाने पीने और अय्याशी के महफिल जमाना मामूल बन गया था। मेरे अजीज़ और रिश्तेदार भी मुझे रश्क भरी निगाहों से देखते थे कि मामूली सा सिपाही होकर किस तरह फराख दिली से खर्च करता हूँ, जैसे कोई रईस ज़्यादा हूँ। जब लोग मुझसे पूछते कि मैं इतना खर्च कैसे करता हूँ तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद और गर्दन अकड़ जाती। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी गर्दन में सरिया आ गया हो जो गर्दन को सीधा रखे हुए है। ये सब ऊपर की कमाई का कमाल है, मैं कहता था। अरे भाई, क्या तुम भी ऊपर की कमाई लेते हो? मुझे हैरत से देखते। क्या करूं, महंगाई इस कदर हो गई है कि ऊपर की कमाई के बगैर गुजारा नहीं है, मैं फ़ख्र से कहता। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। ऊपर की कमाई से जेब हर वक्त भरी रहती, इसलिए घर में कोई फ़िक्र और फाका नहीं था। मेरे आए दिन के फजूल किस्म के खर्चों से तंगी आने लगती। खुशामद दोस्तों के उकसाने पर मैं आए दिन मखसूस जगहों पर अय्याशी की महफिलें मुनक्किद करने लगा था। इन महफिलों में दिल खोलकर खर्चा करता, जिससे मेरी जेब खाली रहने लगी थी। दोस्तों का भी खासा मकरूज हो गया था, मगर मैं परेशान फिर भी नहीं था, क्योंकि ऊपर की कमाई में अक्सर ऐसे मौके आ जाते थे कि मैं अपना सारा कर्जा चंद दिनों में ही चुका देता था। इसलिए दोस्तों से फिर नया कर्जा मिल जाता था। दोस्तों के कर्जा देने से उन्हें ये फ़ायदा होता कि वो मेरी महफिलों में खुलकर मुफ्त की अय्याशी कर लेते थे, और मैं उन्हें इसलिए मुफ्त में अय्याशी करा देता था कि वो मेरी खुशामद और झूठी तारीफ़ें करने में माहिर थे। उनके मुंह से अपनी बेजा तारीफ़ें सुन सुनकर मेरा सर फ़ख्र और गुरूर से तन जाता था। इन्हीं दिनों में दोस्तों का खासा मकरूज़ हो गया। जो पैदावार हो रही थी उसका ज़्यादा हिस्सा कर्ज चुकाने में ही सर्फ हो रहा था। मेरे अफसर को पैदा में हिस्सा ना मिलने पर वो मुझसे रूठा सा रहने लगा था। मुझे इस बात का एहसास था और मैं पूरी कोशिश में था कि कहीं से पैदा का आसरा हो जाए ताकि अफसर को खुश कर दूं, वरना मेरी ऐसी जगह ड्यूटी लगा देगा जहां बिल्कुल भी पैदा का आसरा ना हो। ऐसा हो जाने पर मेरे लिए अय्याशी दूर की बात, घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता। एक दिन पहले मुझे इसका मौका मिल गया। हुआ ये कि अस्पताल से कुछ फासले पर मेरी ड्यूटी थी। रात के 2 बज रहे थे कि एक शख्स को मैंने मोटरसाइकिल पर आते देखा। इसे देखकर मैंने रुकने का इशारा किया। उसने गाड़ी रोक दी। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मैंने ज़रा रौब से कहा। मैं घर से आ रहा हूँ और जो सामने अस्पताल है वहाँ जा रहा हूँ, उसने बताया। मुझे तो तुम चोर दिखाई दे रहे हो। चोर? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं शक्ल से आपको चोर दिखाई देता हूँ? उसने गुस्से से कहा और मुझे उसी तरह गुस्से से देखने लगा। उसका मुझे गुस्से से देखना एक आँख नहीं भाया, क्योंकि अवाम को गुस्से से देखना तो हम पुलिस वालों का काम है। अगर अवाम ने हमें गुस्से से देखना शुरू कर दिया तो हम पुलिस वाले पैदा किस तरह कर सकेंगे? इसका फ़ैसला अभी हो जाता है, तलाशी दो।
मैंने कड़क कर कहा। उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए। मैंने उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ कागज़ और 25,000 रुपये की रकम के सिवा जेब से और कुछ ना निकला। ये रकम कहाँ से लेकर आ रहे हो? किसी को लूटा है तुमने? मैंने तेज़ आवाज़ में कहा। मम्मा किसी को नहीं लूटा मैंने, वो बोला। फिर इतनी रकम रात गए जेब में डालकर कैसे घूम रहे हो? मैंने तंजिया कहा। ये रकम मैं अपने दोस्त काशिफ से उधार लेकर आया हूँ। मेरी बीवी की ऑपरेशन से डिलीवरी होनी है। अगर मेरी बीवी का बर वक्त ऑपरेशन ना हुआ तो बच्चे पैदा होने वाला बच्चा और बीवी दोनों की जान को खतरा होगा। कहानियाँ गढ़ लेने में तुम चोर उचक्कों का कोई जवाब नहीं। मैंने अपने हाथों में 25,000 की रकम को देखकर ललचाई हुई नज़रों से देखकर कहा, इस रकम में से कुछ रकम मैं अपने ऑफिसर को देकर उसकी नाराज़गी दूर कर सकता था। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि तुम चोर हो या नहीं हो? मतलब मेरा अंदाज़ा गलत है। मैंने अच्छे चोरों का दिमाग दुरुस्त करके रख दिया है। फिर तुम किस खेत की मूली हो? अभी थाने ले जाकर ड्राइंग रूम की सैर कराऊंगा ना, तो फिर तुम सब कुछ फर बोलने लगोगे कि ये रकम तुम कहाँ से चुरा कर लाए हो। मैंने उससे कहा, यकीन करें मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे ये रकम फौरी तौर पर अस्पताल में जमा करानी है। वो गिड़गिड़ाया। अच्छा, इसका मतलब ये कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम सच्चे हो, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त किए बगैर गुजारा नहीं। मैंने फ़ौरन रिवाल्वर निकाल लिया। ये क्या कर रहे हैं? वो घबराया। तू मुझे झूठा साबित करना चाह रहा है? इस वक्त तेरे सर का निशाना लेकर गोली चलाऊंगा और तेरे मरने पर तेरी लाश सामने जो गंदा नाला है उसमें फेंक दूंगा। मैंने उसे गुस्से से आंखें निकाल कर देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा गज़ब नहीं करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। वो इल्तिजा करने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा साबित करने की? आज तक मेरे किसी अफसर ने मुझे झूठा नहीं कहा। क्या तू मेरे अफसर से भी बढ़कर है? मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दे। मेरी बीवी अस्पताल में मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जाओ, अपनी बीवी के पास चले जाओ और ये बात जहन में रखना, आइंदा कभी किसी पुलिस वाले को झूठा साबित करने की कोशिश ना करना। मैं तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन दूसरा पुलिस वाला तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने ऐसे कहा जैसे उस पर एहसान कर रहा हूँ। जी, वो मेरे पैसे, इतनी बदतमीज़ी करने पर पैसे लेने की तवक्का रखता है? ज़िंदा रहना है तो चुपचाप यहाँ से चला जा और पैसों को भूल जा। नहीं, ऐसा जुल्म ना करे, ये बड़ी मुश्किल से पैसे लेकर आया हूँ मैं, और कहीं से इतनी जल्दी पैसे मिलने की उम्मीद भी नहीं है। वो मेरे पाँव पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा। इसके गिड़गिड़ाने से मुझे ये बात समझ में आ गई कि वो असर रसूख वाला आदमी नहीं है, वरना वो मुझे धमकी देने लगता या मेरी ऊपर शिकायत करने और अपनी रकम वसूल कर लेता। इस पर मुझे बहुत तरस आया, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे भी रकम की अशद ज़रूरत थी। मैं किसी भी तरह से ये आई हुई रकम उसे लौटाना नहीं चाहता था। मैंने इसे अपने पाँव पर पड़ता देखकर उसे ज़ोर से ठोकर मारी। वो पीछे की तरफ उलट गया। रिवॉल्वर का रुख मैंने उसकी तरफ कर दिया। मैं अभी फायर खोलने ही वाला था कि वो समझ गया कि मैं क्या करने का इरादा रखता हूँ। इसीलिए वो चिल्लाया, खुदा के लिए गोली नहीं चलाना। नहीं, गोली तो चलानी पड़ेगी, इसी तरह तुम बाज आओगे। मैंने गुस्से में कहा, मैं चला जाता हूँ। अगर मेरी बीवी की ज़िंदगी हुई तो वो ज़रूर बच जाएगी, और अगर उसकी ज़िंदगी नहीं हुई तो मर जाएगी। उसने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ करते हुए कहा, अब आए ना अपनी औकात में। मौत के सामने अच्छे लोग संभल जाते हैं। तो भी इन्हीं लोगों में से है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इस वक्त दिल में बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे मारने की एक्टिंग काम आ गई थी। मैंने सुना था रात में पुलिस वाले आवाम को लूट लेते हैं, मज़ाहमत करने पर गोली चलाकर हलाक करने से भी दरेग नहीं करते। आज मैंने उसका सबूत अपनी आंखों से देख लिया। ये कहते हुए वो अपनी गाड़ी करके चला गया। 25,000 की रकम जेब में आ जाने पर मैं बहुत खुश था और सोच रहा था कि जल्दी से ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो और मैं घर जाऊं। 2 घंटे में मैंने बड़ी बेचैनी से गुजारे। अपने साथी के आने पर मैंने अपनी ढीली पैंट को दुरुस्त करते हुए घर रवाना हो गया। जब मैं अस्पताल के पास से गुजरा, वहाँ मैंने एक एम्बुलेंस के पास ख़वातीन को रोते हुए देखा। वो बुरी तरह रो रही थी। अब अस्पताल के वार्ड बॉय किसी खातून को स्ट्रेचर पर लाकर एम्बुलेंस में रख रहे थे।
उनके साथ वो शख्स भी था जिससे मैंने 25,000 की रकम लूटी थी। उसे देखकर मेरा वहाँ रुकना मुश्किल हो गया और तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। मुझे खतरा था कि इन औरतों को पता चलने पर इनका सारा गुस्सा मुझ पर आ सकता है। शाम गए, जब मेरी ड्यूटी पर वापसी हुई तो मैं सख्त खौफज़दा था। रात जिस बेरहमी का मैंने मुजाहरा किया था, ये सच है कि पुलिस कांस्टेबल बन जाने पर हम लोगों को बहुत तकब्बुर हो जाता है, हमारा मिजाज बढ़ जाता है, इंसान को इंसान नहीं समझते, उनसे रवैया ऐसा हो जाता है जैसे वो कोई हकीर शय हों। अपने अफसर के सामने हम ऐसे बन जाते हैं जैसे मामूली से चूहे हों। मैं अपने अफसर का सामना करते हुए डर रहा था, कहीं इस शख्स ने वाक़े की शिकायत न कर दी हो। मेरे इस अक़दाम से एक हामला औरत की हलाकत हो गई थी। वो बर वक्त अस्पताल में पैसे जमा करा देता तो शायद उसकी बीवी हलाक न होती। डर और खौफ की हालत में जब अपने अफसर के सामने गया, वो मुझे हैरत से देखने लगा। क्या बात है मेराज, आज बड़े घबराए हुए हो, तबीयत वगैरह ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है। ये कहते हुए मैंने 25,000 की रकम अपने अफसर के सामने रख दी। वो इतनी ज़्यादा रकम देखकर चौंका। मैंने रात का वाक़या बयान करके अपने डर और खौफ का जिक्र किया। मेरे अफसर ने ज़ोरदार कहका लगाया, पुलिस वाले होकर डरते हो? तुम कैसे पुलिस वाले हो? शेर बनो शेर। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है ना, इसलिए डर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारी ड्यूटी आज कहीं और लगा देता हूँ, और कुछ मामला हुआ तो भी मैं संभाल लूँगा। तुम्हें किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अफसर ने 25,000 की रकम में से अपना हिस्सा निकाल लिया। मैं जब थाने से जाने लगा तो एक बार फिर मेरे अफसर ने मेरे कंधे पर ज़ोर से थपकी दी। पुलिस वाले होकर डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के न जाने कितने वाक़यात आए दिन होते रहते हैं, लेकिन कोई शिकायत करने इसलिए नहीं आता कि इन्हें पता होता है कि इनकी शिकायत का कोई अजाला नहीं होगा, बल्कि नए अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। मेरे अफसर ने सच ही कहा था। वाकई वो शख्स मेरी शिकायत करने नहीं पहुंचा। उसने सब्र कर लिया था। उसके ना आने पर मैं भी मुतमईन हो गया था और अपनी कार्रवाइयों को ख़त्म करने के बजाय जारी रखा। 1 साल गुजरने पर मेरी बीवी के बच्चे की विलादत हुई। मैं बच्चे को देखकर डर गया। वो बच्चा हूबहू ऐसा ही था, चंद घंटे जी कर मर गया। मैंने इस बात का ज़्यादा नोटिस न लिया। जब दूसरा और तीसरा बच्चा भी ऐसा ही हुआ तो मुझे ज़बरदस्त झटका लगा और मैंने उस शख्स की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि मुझे अब ये एहसास हो चला था कि उस शख्स ने मुझे बद्दुआ दी है जब भी मेरे घर ऐसे बच्चों की विलादत हो रही है। मैं उस शख्स से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता था। अस्पताल से उस शख्स का पता मुझे मिल गया और ये भी मालूमात मिली कि ऑपरेशन में ताख़ीर ही से उस शख्स जिसका नाम मुनव्वर अली है, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। मैं उस पते पर पहुंचा। वहां वो किराए के मकान में रहता था और अब वो अपनी बीवी के इंतकाल हो जाने के बाद किराए का मकान खाली कर गया है। कहाँ गया इसकी किसी को खबर नहीं थी। मैं उस शख्स से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता था। मैंने उसका दिल दुखाया था जिसकी सज़ा मुझे मिल रही थी। मेरे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे थे और चंद घंटे जीकर मर जाते थे। ये बच्चा भी देख लेना चंद घंटे से ज़्यादा न जी सकेगा। काश वो शख्स मुनव्वर अली मुझे कहीं मिल जाता। मैं उसके पाँव पकड़कर उससे माफ़ी मांग लेता और जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करता मैं उसके पाँव से लिपटा रहता। वो चाहे मुझे कितनी ही ठोकरें मारता, मैं खुशी खुशी सह लेता, लेकिन जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेगा मैं उसके कदमों से दूर नहीं होऊंगा। ये कहते हुए फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा। मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा था इसे तसल्ली दूं या एहसास दिलाऊं कि तुम बहुत जालिम इंसान हो। न जाने और लोग होंगे जो इसके जुल्म का शिकार हुए होंगे, जिनके बारे में इसे पता भी नहीं है। मुनव्वर अली के बारे में ही मेराज को मालूम हुआ है, इसीलिए उसे ढूंढकर माफ़ी मांगना चाहता है। कांस्टेबल मेराज ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। बच्चा चंद घंटे जीकर मर गया और मैं उस मुर्दा बच्चे को देखते हुए सोच रही थी, न जाने कांस्टेबल मेराज की ये सज़ा कब ख़त्म होगी। कहते हैं ना, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। लोग बुराई करते वक्त बिल्कुल सोचते नहीं हैं और जब वक्त हाथ से निकल जाता है
तब हाथ मलते अल्लाह रहते ताला हैं। हम सबको इन सारी बुराइयों से पाक रखे, बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और शेयर भी करिए। आप लोग हौसला बढ़ाएंगे ना। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।